हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस के टॉप 25 एमसीक्यू कवर करेंगे। टॉप 25 एमसीक्यू कवर करेंगे साइंस सब्जेक्ट से। प्रैक्टिस सेट 1 रहेगा। ठीक है, ये जो वीडियो है ये प्रैक्टिस सेट में आपके लिए लेके आया हूँ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है या फिर सभी तरह की जो प्रतियोगी परीक्षा आने वाली हैं उसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपसे पक्के पूछे जाएंगे। मात्र इन 25 क्वेश्चन से 1 या 2 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं वो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उनकी संभावना ज़्यादा रहती है आने के चांस में। देखो, मैंने बहुत प्यार से सारी चीज़ें सजा के आपके लिए लेके आया हूँ, तो इसको ज़रा ध्यान से आप मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे और देखेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में कौन सा है। क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है। देखो, रासायनिक प्रतीक वो होता है जैसे वाटर का होता है O2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, है ना। तो इसी तरह से क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक होता है CM। आंसर हो जाएगा B इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है। तो देखिए, पारा थर्मामीटर जो था उसके आविष्कारक कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, गैलीलियो, माइकल फराडे, जे थॉमस और फ़ारेनहाइट। देखिए, इसका आंसर आपको यहाँ पे इमेज में भी दिख गया होगा। आंसर इसका क्या है, तो आंसर है डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, इनका पूरा नाम था। तो पारा थर्मामीटर के आविष्कारक का नाम है फ़ारेनहाइट, जिनका पूरा नाम है डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। ठीक है, याद रखेंगे क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियानो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, पियानो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। आपके सामने ऑप्शन है, जॉन बार्बर, सर हेनरी कॉल, जोसेफिन कोचलिन या फिर बार्टोलोमिया क्रियाटोफेरी। देखिए, यहाँ पे ये गलत हो गया, क्रियाटोफेरी नहीं है, इनका नाम है क्रिस्टोफेरी। तो आपको आंसर बताना है जल्दी से, पियानो का आविष्कार किसने किया था। देखिए, पियानो का आविष्कार जो है बार्टोलोमिया क्रिस्टोफेरी ने किया था। इमेज आपको यहाँ पे इनकी दिख जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नली में पेशी संकुचन क्या कहलाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को अपने मन से लेके आया हूँ कि मैं आपको इसको समझा सकूँ। आहार नली ये होती है ना, आहार नली में पेशी संकुचन क्या कहलाता है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन देख लेंगे, पाचन कहलाता है, चबाना कहलाता है, या फिर कृमाकुंचन कहलाता है, या फिर अलोइन कहलाता है। तो देखिए, आपके सामने जो ऑप्शन है उसमें से ऑप्शन है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कृमाकुंचन कहलाता है। क्या कहलाता है, कृमाकुंचन कहलाता है। कृमाकुंचन को मैं थोड़ा सा समझाने का यहाँ पे प्रयास करता हूँ। तो देखिए, जो आहार नली होती है, आहार नली में जो लचीली गति होती है, मतलब कि जैसे हमने कोई खाना खाया, अब वो खाना जो है लचीली गति से आहार नली में प्रवेश करता है। मतलब जैसे आपने सांप को देखा होगा चलते हुए, तो इस तरह से चलता है। तो उसी प्रक्रिया से, उसी गति से, जैसे सांप की जो गति होती है ना, लहरीली जो गति होती है, उसी गति से खाना जो है ग्रास नली से नीचे उतरता है। इसी प्रक्रिया को हम कृमाकुंचन कहते हैं। तो आहार नली में पेशी संकुचन क्या कहलाता है, पेशी संकुचन क्या कहलाता है, कृमाकुंचन कहलाता है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है, जियोलॉजी कहा जाता है, अर्निथोलॉजी कहा जाता है, पोमोलॉजी कहा जाता है, या फिर जूलॉजी कहा जाता है। तो देखिए, आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने पहले से आंसर सोच लिया होगा, तो सही आंसर आपका हो जाएगा अर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को अर्निथोलॉजी कहा जाता है या फिर ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है। तो देखिए, तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है। इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन मैं लेके आया हूँ, सेब्रम, नेफ्रॉन, सेरिबेलम, न्यूरॉन। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो होती है वो न्यूरॉन होती है। यहाँ पे मैंने न्यूरॉन का डायग्राम आपके सामने पेश किया है, इसको थोड़ा सा देख के समझ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया है। मैं बहुत देर से इसको, मतलब ये भी क्वेश्चन मैं जानबूझ के आपके सामने लाया हूँ ताकि मैं आपको एक बहुत बेहतरीन बात समझा सकूँ। तो देखिए, आपका क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था। सबसे पहले आंसर जानेंगे, फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं करता हूँ आपके लिए। तो देखिए, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था। आपके सामने ऑप्शन है, विलियम हार्वे, चार्ल्स बेबेज, जेम्स यंग, लुइस ब्रेल। किसने किया था, लुइस ब्रेल। तो देखो, नाम से यहाँ पे पता चल रहा है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था, लुइस ब्रेल ने किया था। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था, लुइस ब्रेल ने किया था। समझ लेना इसको अच्छे से। देखो, ब्रेल लिपि क्या थी, जो ब्रेल लिपि थी ना, सबसे पहले आप इस व्यक्ति को देखें, इनका नाम है लुइस ब्रेल। इनकी आंखों पे आप ज़रा ध्यान दें तो इनकी आंखें बंद हैं। ये बंद ऐसे ही नहीं है, ये नेत्रहीन व्यक्ति थे, इसलिए इनका चित्र इस तरह से बनाया गया है। तो इसका जो आविष्कार किया था ना, लुइस ब्रेल ने किया था, जो नेत्रहीन व्यक्ति थे। और इस लिपि को उन लोगों को समझने
पढ़ने समझने की जानकारी देने के लिए इन्होंने आविष्कार किया था जो नेत्रहीन होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं उस लिपि को, जो छू कर महसूस कर कर उसको समझ सकते हैं। यहाँ पे भी आपको कुछ दिख रहा होगा कि कोई बंदा टाइप कर रहा है, वो टाइप नहीं कर रहा है, वो ब्रेल लिपि को समझने पढ़ने की कोशिश कर रहा है ना। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? उस व्यक्ति ने किया था जो नेत्रहीन था, जो अंधा था, और उनके लिए क्या था? जो अंधे थे, मतलब जो देख नहीं सकते थे, सिर्फ छू के महसूस करके ही समझ सकते थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? यानी कि प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त करते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन आता है, कृत्रिम प्रक्रिया से, एक जीवाणु से, कवक से, या फिर विषाणु संक्रमित कोशिकाओं से। तो देखिए आपके सामने जो ऑप्शन है उसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है आपका सी। ये जो होता है प्रतिजीव पेनिसिलिन जो है कवक से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? कवक से प्राप्त करते हैं। आपके सामने इमेज भी दिख जाएगी कवक की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया था? एस्पिरिन जो एक कैप्सूल है, एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन है, रूथ हैंडलर, जॉन हैरिस्टिंग, रोलैंड हिल और डी ऑप्शन आपके सामने आता है, फेलिक्स हॉफमैन। तो देखिए फेलिक्स हॉफमैन ने एस्पिरिन का आविष्कार किया था। इन व्यक्ति की आपको इमेज यहाँ पे दिख जाएगी, काफ़ी हैंडसम बंदा मेरे को दिख रहा था, लेकिन इमेज में थोड़ा मेरे को छोटा करते करते इनका शकल गायब हो चुका है। लेकिन आप नाम याद रखेंगे, आपको नाम से ही मतलब है, फेलिक्स हॉफमैन। ठीक है, फेलिक्स हॉफमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? आपके सामने ऑप्शन है, पाधा में, केंद्रक में, खाद्य में, कोशिका झिल्ली में। तो ये जो आपको इमेज दिख रही है ये अमीबा की इमेज है। तो अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? खाद्य धनी में अपना भोजन पचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दवा को एक चिंतारोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? किस दवा को एक चिंतारोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, वारफरीन को, डाइपेजाम को, डाइजेपाम को, लेटनापोस्ट को, हाइड्रलजीन को। तो देखिए इसका सही आंसर आपके सामने होगा, डाइजेपाम को एक चिंतारोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? तो देखिए तंत्रिका कोशिका जो है, यहाँ पे आपको इमेज दिख जाएगा, तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? आपके सामने ऑप्शन आते हैं, परिसंचरण का है, उत्सर्जन का है, जनन तंत्र का है, तंत्रिका तंत्र का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर बी, उत्सर्जन तंत्र का। तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर के, तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट एक अणु में कितने ऑक्सीजन मौजूद होते हैं? यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन मौजूद होते हैं? आपके सामने ऑप्शन आते हैं 1, 2, 3, 4। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, 4। और देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का जो सूत्र होता है वो होता है KMnO4। कितना? O4, O यानी कि ऑक्सीजन 4। यहाँ पे इमेज भी मैंने आपको दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा KMnO4। ओ कितने हैं? 4 है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 4 है। आपको यहाँ पे समझने में थोड़ी आसानी हुई होगी। पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन मौजूद होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो गैलीलियो का जो गिरते पिंड का नियम था उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, गति का नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। तो न्यूटन का जो पहला नियम था उसी को गैलीलियो के गिरते पिंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो देखिए सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है वो हमें यहाँ पे बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, अन्नाशय कोशिका, उपकला कोशिका, तंत्रिका कोशिका, माध्यमिक कोशिका। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको हो जाएगा आंसर सी, तंत्रिका कोशिका। ये जो पूरा जाल सा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है यही तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया था? ये जो यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है यही प्ले स्टेशन है। तो प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन है, राइट बंधु ने, रोनाल्ड वी जॉन्स ने, एसन जॉर्डन ने, और या फिर केन कुटारागी ने। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आंसर डी, केन कुटारागी ने प्ले स्टेशन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, मस्तिष्क डैश तंत्र का एक हिस्सा है। तो देखिए सारे क्वेश्चंस को मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, मस्तिष्क पाचक का हिस्सा है, मस्तिष्क परिसंचरण का हिस्सा है, मस्तिष्क अतः स्त्रावी का हिस्सा है। तो यहाँ पे इमेज में आप देखने की कोशिश करेंगे तो मस्तिष्क जो है किसका हिस्सा है? मस्तिष्क किसका हिस्सा है? मस्तिष्क जो है तंत्रिका का हिस्सा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आंसर ए, मस्तिष्क जो है तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन ने गति की मात्रा का प्रयोग किसके लिए किया है? देखिए न्यूटन ने जो गति की मात्रा का प्रयोग किया है वो संवेग के प्रयोग के लिए किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक होता है। रासायनिक प्रतीक जो मैंने अभी आपको बताया, वाटर का O2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का
CO2 होता है। तो इसी तरह से मैग्नीशियम का रासायनिक जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, तो Mg यहाँ पे जो आंसर है Mg जो होता है वो मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे आपके सामने आता है। निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है। देखिए मस्तिष्क का जो भाग नहीं है उसको जानने से पहले चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। पॉन्स जो है मस्तिष्क का भाग है, थैलामस जो है मस्तिष्क का भाग है, और ये मॉड्यूला जो है मस्तिष्क का एक भाग है। लेकिन जो पिन्ना आपके सामने दिख रहा है, जो पिन्ना आपको दिख रहा है वो मस्तिष्क का भाग नहीं है, वो एक कान का भाग है। कान का वो लचीला भाग जिसको मोड़ सकते हैं, है ना, कान का वो लचीला भाग जिसको मरोड़ सकते हैं उसी को पिन्ना कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको जो मैंने हाईलाइट किया है वो भाग, उसको हम पिन्ना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है। माइग्रेन यानी कि सर दर्द के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी दवाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो हमें आंसर लगाना है उसको आंसर लगाना है सुमेट्रिप्तान। ठीक, सुमेट्रिप्तान का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने ग्लूकोन डी का ऑप्शन लगाया है ये बेसिकली ग्लूकोज के लिए लगाया है। हालांकि ग्लूकोज काफ़ी चीज़ों में पाया जाता है, लेकिन मैंने ग्लूकोन डी लगा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। निम्नलिखित में से किस स्रोत में मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है। तो मस्तिष्क को जो ऊर्जा मिलती है ना वो ग्लूकोज से मिलती है। ठीक है, ग्लूकोज आप किसी भी माध्यम से ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बस ग्लूकोन डी का लगा दिया ताकि आपको एक अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि ग्लूकोन डी का काफ़ी ऐड भी आता है जिससे हमें समझ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है, ऊर्जा सिद्धांत पर कार्य करता है, द्रव्यमान सिद्धांत पर कार्य करता है, रैखिक संवेग सिद्धांत पर कार्य करता है, या फिर कोणीय संवेग सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो जेट इंजन जो है वो रेखीय संवेग, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सी, रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है। डॉट्स नामक जो इलाज होता है वो किस बीमारी के लिए किया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, पोलियो के लिए, एड्स के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, या फिर क्षय रोग के लिए। देखिए डॉट्स नामक जो इलाज होता है ना उसको हम टीबी भी बोलते हैं, तो जिसको आंसर हो जाएगा आंसर डी, क्षय रोग। तो देखिए जो डॉट्स नामक इलाज होता है ना वो क्षय रोग के लिए किया जाता है। और टीबी आपको पता है कैसे कैसे फैलती है, खांसने से, मतलब कि संक्रमित व्यक्ति से मिलने जुलने से हो जाती है, हाथ मिलाने से हो जाती है। खांस दिया और हमने किसी के संक्रमण में, मतलब अगर मैंने खांसा, मुझे टीबी है, अब मेरे सामने जो व्यक्ति है वो भी उससे संक्रमित हो जाएगा। इस तरह से टीबी की जो बीमारी है फैलती है, बहुत खतरनाक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नोबल गैस नहीं है। देखिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए नोबल गैस कौन कौन सी है। तो आपके 4 ऑप्शन है उसको मैं बता देता हूँ, आर्गन, बोरॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन। देखिए इसमें जो 3 गैस है ना वो नोबल गैस है। पहला होता है आर्गन, नियॉन और क्रिप्टॉन। लेकिन जो बोरॉन है ना, बोरॉन आपका गैस नहीं है, बोरॉन आपका नोबल गैस नहीं है। बोरॉन क्या है, बोरॉन एक उपधातु है। उपधातु एक प्रकार का रासायनिक तत्व है जिसमें धातुओं और अधातुओं के मिश्रण या फिर गुण होते हैं। ठीक है, तो बोरॉन जो है गैस नहीं है, बोरॉन क्या है, एक धातु है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ, देखो यहाँ पे मेरे 25 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ आप शेयर भी करेंगे। इस वीडियो में 25 MCQ मैंने कराए हैं। जो 25 MCQ कराया उसमें से 1-2 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा साइंस से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।